हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। सी से डिफेंस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। डिफेंस एकेडमी में आपका जो टॉपिक चल रहा था जीके के अंतर्गत राजव्यवस्था, और उस राजव्यवस्था में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रिम्बल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। प्रिम्बल में हमने कुछ डिस्कस किया था कि भारत का एक संविधान है, उस संविधान में 395 आर्टिकल हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां और एक प्रस्तावना है। व्हाट इज प्रिम्बल, प्रस्तावना क्या है, उसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि प्रस्तावना एज ए भारत के जो संविधान निर्माता थे उनके विचार हैं, जो क्या चाहते थे कि हमारा देश किस ओर जाएगा, किस तरह का होगा, वह प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है, अपने विचारों से अभिव्यक्त किया है। उल्लेखित वह शब्द हैं जो उस समय के जो हमारे निर्माता थे संविधान, उन लोगों ने। इसलिए हमने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा, कुंजी, सार, भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा। ये सब चीजें आपने पढ़ ली थी। अभी हम लोग इसके कुछ खास जो पॉइंट हैं, उसके शब्द जो हैं, उन शब्दों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत बड़े बड़े हैं। आजकल एग्जाम जो हो रहे हैं उनमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आज प्रस्तावना का विश्लेषण करेंगे, और उस विश्लेषण में सबसे पहले बात आएगी कि भारत की प्रस्तावना की शुरुआत कहां से होती है। तो भारत की प्रस्तावना की शुरुआत जो होती है वो होती है हम भारत के लोग। इस शब्द से भारत की प्रस्तावना की शुरुआत होती है। तो पहला शब्द आया कि भारत की प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होती है, तो वहां आपका उत्तर होगा हम भारत के लोग। अब दूसरी बात, भारत के लोग जो हैं, हम भारत के लोग, इस शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ क्या है? तो हम भारत के लोग का अर्थ है कि अंतिम शक्ति जो है भारत में, वो जनता में निहित है। जनता में निहित है, या ये कह सकते हो कि जो स्रोत है शक्ति का, वो जनता है। अगली बात करें तो भारत में जो शासन करती है वो जनता करती है। लेकिन क्या जनता शासन करती है? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन को संचालित करते हैं। जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, और वह जनता चाहे तो उनको हटा सकती है चुनाव के माध्यम से, शांतिपूर्ण तरीके से। इसलिए अंतिम स्रोत जो है जनता है, शक्ति जो है वो जनता के पास में है। इसीलिए किसी भी सरकार को वह बदल सकती है। ये प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग, भारत की जो प्रस्तावना वो कहती है कि हम भारत के लोग आज इस संविधान सभा को आत्मा अर्पित करते हैं, अधिनियमित करते हैं 26 नवंबर 1949 को। और इस बात का अर्थ भी यही है कि अंतिम स्रोत जो है वो जनता है, और जनता ने इसको बनाया है। संविधान को जनता ने बनाया, यानी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की एक सभा थी, जिसे हम संविधान सभा कहते हैं, उनके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है। तो शायद ये शब्द आपका क्लियर हुआ होगा। अगला शब्द हम लोग ले, उससे पहले ये देखें, यहां से एक प्रश्न और पूछा गया कि प्रस्तावना में भारत शब्द, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है, ऐसा प्रश्न पूछा गया। भारत शब्द कितनी बार आया है? तो आपसे ऑप्शन दिया गया 1, बी में दिया गया 2, सी में दिया गया 3 और डी में दिया गया अनेक बार। तो आप मेरे प्रश्न को समझ गए हैं। क्या प्रश्न था कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेखित है, प्रश्न पूछ लिया गया है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यहां तक आप लोग इसको पढ़ें। उसके बाद में आगे की जो लाइनें हैं उनको याद करें, क्योंकि प्रस्तावना सभी स्टूडेंट जो कंप्यूटर हैं उनको याद होनी चाहिए। यहां तक आप इस प्रश्न का जवाब आप ढूंढ सकते हैं। तो आपके अनुसार क्या होगा उत्तर? सोच लिया होगा आपने। देखें यहां आपका उत्तर होगा 2, और 2 है शुरू में आ गया हम भारत के लोग और भारत।
तो प्रश्न हल हो गया कि भारत में प्रस्तावना जो शब्द है, प्रस्तावना में जो भारत शब्द है वो 2 बार उल्लेखित हुआ है। यहां से हम भारत के लोग में से इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं अभी तक। अगला जो हमारी लाइन थी, अब देखिए इसमें एक बात और है कि अभी कुछ सीरियल दिया जाता है कि आप ये बताएं कि प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द हैं उनका कर्म क्या है। तो कर्म में दे दिया जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। इसलिए मैंने ये शब्द लिखे हैं, इसलिए पहले लिखे हैं इन शब्दों को। देखिए ऐसे दे दे, उसके बाद में इनमें से एक को ऊपर दे दिया, एक को नीचे। तो आपको याद रखना है पहला शब्द जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये कर्म है इनका। ये कर्म भी आपको ध्यान रखना। अब हम एक एक शब्द का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले लेते हैं एक भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ क्या है, ये प्रश्न भी पूछते हैं कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण का मतलब कंप्लीट है, प्रभुत्व संपन्न सर्वोच्च शक्ति। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि भारत किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भर नहीं है, अन्य राष्ट्र पर निर्भर नहीं है, एक बात। दूसरी बात कह सकते हैं वह अपने बाहरी और आंतरिक मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है, पूर्णतः स्वतंत्र है। किसी भी रूप में कोई भी राष्ट्र चाहे कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो, भारत को झुका नहीं सकती, भारत को खरीद नहीं सकती, भारत को उसकी पॉलिसी चेंज करने के लिए नहीं कह सकती, क्योंकि भारत अपने आप में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है और उसकी सर्वोच्च शक्ति उसमें निहित है। और वह आंतरिक रूप से चाहे बाहरी चाहे विदेशी मामले हो, चाहे मान लीजिए अमेरिका ही क्यों ना हो, भारत उसके सामने उसके द्वारा कही गई बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि कंप्लीट रूप से अपने आप में स्वतंत्र है और सर्वोच्च शक्ति उसमें निहित है। ये लाइन ये कहती है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र चाहे चाइना हो, चाहे भारत, विदेशी कोई भी ताकत हो, वो हमें झुका नहीं सकती। हमारे आंतरिक और बाहरी मामलों में वो क्या नहीं कर सकती, हस्तक्षेप नहीं कर सकती, वह पूर्णतः इस मामले में स्वतंत्र है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जो अर्थ है वो ये कहता है कि हम कंप्लीट रूप से स्वतंत्र और सर्वोच्च शक्ति हमारे पास में है। जैसे 1947 से पहले हम लोग गुलाम थे, उस समय आप देख सकते थे कि उस समय ब्रिटेन हम पर राज करती थी, हम उपनिवेश थे उसके। उसने कहा आपको युद्ध में भाग लेना है तो हमें लेना पड़ता था, ऐसे उन्होंने कानून बनाए, हमें मानना पड़ता था। लेकिन आज हम ऐसा नहीं है कि हम कोई विदेशी और बाहरी जो ताकतें हैं उनके गुलाम नहीं है, हम कंप्लीट क्या है, स्वतंत्र हैं। अगली बात करते हैं हम लोग, शब्द लेते हैं समाजवादी। समाजवादी शब्द जो है प्रस्तावना में, मूल प्रस्तावना में नहीं था। पहली बात तो आपको ये याद रखना है, मूल प्रस्तावना में यह शब्द नहीं था, ये शब्द नहीं था, ये शब्द नहीं था। तो इसका मतलब ये बाद में जोड़ा गया। तो बाद में जोड़ा गया तो ये शब्द कब जोड़ा गया? 42 में संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में जोड़ा गया। ठीक है। 42 अमेंडमेंट 1976 में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, सेकुलरिज्म। ये शब्द सेकुलरिज्म जोड़ा गया। इस शब्द को जोड़ा गया उस समय, इसके साथ में समाजवादी के साथ साथ में और 2 शब्द थे। यानी कुल मिला के बात करें तो इस 42वें संविधान संशोधन में, प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। उस समय कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। और उन 3 शब्दों का कर्म क्या है? सबसे पहले समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष
और उसके बाद पंथ निरपेक्ष के बाद में अखंडता। अखंडता, ये तीन शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तीन शब्दों का जो कालक्रम है वो इसी प्रकार है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये भी पूछा जाता है कि जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष का सही क्रम क्या है, तो वहां इनको ऊपर नीचे किया जा सकता है। पंथ निरपेक्षता की जगह धर्म निरपेक्ष दिया जा सकता है, ऐसे कंफ्यूजन किया जा सकता है। याद कर सकते हैं एसपी अखंड सिंह, एसपी अखंड सिंह। एसपी अखंड सिंह का मतलब हो गया एस से समाजवादी, पी से पंथ निरपेक्ष और अखंडता अखंड सिंह। जैसे अभी दबंग पिक्चर आई थी, उस पिक्चर में एसपी थे चुनबुल पांडे, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए। कब जोड़े गए? 1976 में। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी उस समय देश की क्या थी? प्रधानमंत्री थी। और उस समय देश में लगा हुआ था आपातकाल। आपातकाल जो टॉपिक है वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि डिफेंस का मामला है, इसलिए आपातकाल इंपॉर्टेंट बनता है। तो आपातकाल में इस संशोधन को किया गया था, और ये संशोधन सबसे बड़ा संशोधन अब तक का संविधान संशोधन। 104 संशोधन हो गए भारत के संविधान में, 42वां संविधान संशोधन बहुत बड़ा संशोधन है। और इसी वजह से इसे मिनी संशोधन भी कहते हैं, मिनी संविधान भी कहते हैं। जैसे एक तरह से एक छोटा संविधान ही तैयार कर दिया गया था। इंदिरा जी ने इसमें जो संशोधन किया वो बड़े विवादास्पद संशोधन थे, क्योंकि देश में उस समय आपातकाल लगा हुआ था, और आपातकाल के दौरान पूरा जो विपक्ष था उस जेल में ठूस दिया गया था, और उसने मनमाने तरीके से अपने बहुमत से क्या बना लिया, संशोधन कर लिया गया था। उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने इसके कुछ जो मामले थे उनको रद्द किया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे जब राष्ट्रपति के आपातकाल वगैरह पढ़ेंगे उस समय। अब देखिए, आप लोगों को समाजवादी शब्द के बारे में मैंने बताया। समाजवादी शब्द तीन शब्द हैं, 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। मूल प्रस्तावना में ये शब्द नहीं थे, ये तीनों शब्द नहीं थे, समाजवादी नहीं, ये तीनों ही नहीं थे। इनको इंदिरा जी ने जोड़ा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और ये अब पढ़ेंगे हम लोग कि क्या है समाजवादी, समाजवादी का अर्थ क्या है। तो आप देखें, समाजवाद जो है वो समाजवाद समाज से प्रेरित है, यानी देश की ऐसी व्यवस्था जिसमें पूर्णतः समाजवाद लाया जा सके। और समाजवाद क्या है कि जहां उत्पादन और वितरण के साधनों पर, पूर्णतः उत्पादन व वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण, ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। समाजवादी व्यवस्था ये कहती है कि जो भी उत्पादन होगा और उसका वितरण जो किया जाएगा उसके ऊपर कंप्लीट रूप से राज्य का नियंत्रण होगा, राष्ट्र का नियंत्रण होगा, देश का नियंत्रण होगा, सरकार का नियंत्रण होगा। और वह ऐसा प्रयास करेगी कि समाजवादी व्यवस्था यानी समाज का अधिक से अधिक लाभ हो सके, कल्याण हो सके, और समाज में जो नीचे से नीचे का जो तबका है उस तक भी योजनाएं पहुंच सके। ये समाजवादी व्यवस्था है। ऐसा सपना हमारे राष्ट्र निर्माताओं का था, ऐसा वो चाहते थे कि समाजवादी देश बने। इंदिरा जी ने इस शब्द को जोड़ के ज्यादा कॉन्सेप्ट को बड़ा कर दिया कि हमारी जो योजनाएं होंगी वो समाजवादी होंगी, ताकि जो लोग गरीब तबका है, वंचित वर्ग है, उस तक भी लाभ पहुंच सके। तो जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जो बड़ी बड़ी हमारी जो कंपनियां हैं, उन सब के ऊपर राष्ट्र का नियंत्रण है। जैसे भारत में भारतीय रेल है, इसके अलावा बड़े बड़े उद्योग हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे सरकारी स्कूल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, इनके प्रबंधन और इनके वितरण का जो व्यवस्था है वो राज्य के अधीन दी गई है। और राज्य सभी संसाधनों पर कंप्लीट अपना अधिकार रखे, उसके बाद वही कीमत तय करे, ताकि तमाम लोगों तक इसका फायदा पहुंच सके और समाजवादी व्यवस्था लागू हो सके। और यहां इस समाजवादी व्यवस्था को लागू करने में
ये भी कहा गया कि निजी संपत्ति का उन्मूलन किया जा सके। निजी संपत्ति, जब ऐसी व्यवस्था होगी तो जो निजी संपत्ति है वो कम से कम होगी, यानी उन्मूलन का मतलब निजी संपत्ति को रोका जाएगा, यानी बढ़ोतरी नहीं दी जाएगी। क्योंकि यहाँ हम लोग समाज की कंप्लीट तबकों की बात करी गई है, तो निजी संपत्ति को रोकने के लिए ऐसा किया गया था कि आर्थिक असमानता को कम किया जा सके। तो फिर समाजवादी के अलावा और जो देश हैं, भारत में समाजवादी है तो अन्य देशों में क्या है, तो वो व्यवस्था है पूंजीवादी, पूंजीवादी व्यवस्था। और पूंजीवादी व्यवस्था का सुंदर उदाहरण है यूएस से, अमेरिका। यहां उत्पादन और वितरण के साधनों पर किसका अधिकार होता है? स्वयं का नियंत्रण होता है, स्वयं का एकाधिकार। जहां यहां हमने बात करी राज्य का नियंत्रण, यहां किसका? स्वयं का। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई भी सामान है, आपके पास कोई भी संसाधन है, उसके ऊपर आपका अधिकार है, आप उसे बाजार में बेचे, कितनी कीमत में बेच रहे हो आपके ऊपर डिपेंड कर, उसका लाभ आपकी जेब में जाएगा। जबकि यहाँ राज्य का नियंत्रण ये कहता है कि जो भी संसाधन है उनका अधिकतम लाभ लिया जाए, अधिकतम लोगों तक उसका फायदा पहुंचाया जाए और लाभ के लिए काम नहीं किया जाए, सेवा के लिए काम किया जाए, जबकि ये लाभ के लिए काम होता है। इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर अमीर और अधिक अमीर हो रहा है, गरीब और अधिक गरीब हो रहा है, यहाँ गरीबी को दूर किया गया है। तो पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था है। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो भारत में इस समय मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है भारत में। क्या है मिश्रित अवस्था? जहां पे समाजवादी या साम्यवादी, समाजवादी जो व्यवस्था है प्लस पूंजीवादी व्यवस्था का मिला जुला रूप भारत में पाया जाता है। कैसे? जहां प्राइवेट सेक्टर है वहीं गवर्नमेंट सेक्टर भी है, जहां प्राइवेट स्कूल है वहां गवर्नमेंट स्कूल भी है, जहां प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। यानी कुछ साधन ऐसे हैं जहां पर राज्य का नियंत्रण कंप्लीट रूप से राज्य के अधीन है, वहीं कुछ प्राइवेट बैंक है, वहीं कुछ सरकारी बैंक है। इस तरह की व्यवस्था की गई है, मिला जुला रूप मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां कुछ जो स्वतंत्र प्रतियोगी हैं वो आगे आ सके। ऐसा आपको समझ में आना चाहिए। शायद इस समाजवादी व्यवस्था को लेकर हमने बहुत बात कर ली, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या है? पंथ निरपेक्ष देखिए, पंथ निरपेक्षता क्या कहती है? भारत की प्रस्तावना जो मूल थी उसमें पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष नाम का कोई शब्द नहीं था। ये भी वही बात है, 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्दों में आता है। दूसरे नंबर का शब्द है पंथ निरपेक्षता। और पंथ निरपेक्षता का मतलब यहां लिया गया है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। वह धार्मिक मामलों में न तो किसी की सहायता करेगा और न किसी का विरोध करेगा, यानी वह धर्म के मामले में धर्मनिरपेक्ष रहेगा एक तरह से। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो यहाँ पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में अंतर क्या है, ये भी आपको समझना चाहिए। जहां धर्म शब्द है वो धर्म क्या बात करता है? अभी जो कॉमन बात है, अभी जो हमारे देश में जो धार्मिक भावनाएं हैं वो धर्म को लेकर ज्यादा ही कुछ मामला बन रहा है। लेकिन आप यूं समझे कि धर्म, हमारे जो जितने भी पुराने ग्रंथ हैं, हमारे वेद पुराण जितने भी हैं, वहां धर्म का अर्थ दिया गया कर्तव्य प्रयाण से, यानी कर्तव्य का पालन करना ही धर्म कहलाता है। यहाँ पंथ का मतलब आस्था से या ऐसे नहीं कि आप किस धर्म को मान रहे हैं, वहां धर्म का मतलब ये नहीं था, कर्तव्य पालन से था। जबकि पंथ का मतलब ये है कि आप अपने किसी भी धर्म को मान सकते, यानी किसी में भी आस्था रख सकते हैं। ये राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो धार्मिक मामलों में न तो किसी की सहायता करेगा और न किसी का विरोध करेगा। हाँ, भारत और पाश्चात्य जो देश है वहां की धर्मनिरपेक्षता में अंतर है, वहां निजी मामला है व्यक्तिगत। वहीं भारत में धर्मनिरपेक्षता में राज्य कई बार क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। जैसे किसी प्रकार का पाखंड आ गया धर्म के मामले में और सांप्रदायिकता भड़क रही, तो वहां राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे आपने धर्म, कुछ धार्मिक मामले हैं उनमें अभी 3 तलाक का मैटर आया था, इससे पहले सती प्रथा को लेकर रोक लगाई। तो निजी धर्म के मामले में भी राज्य जब इस तरह से देखता है कि समाज में कुछ गड़बड़ हो रहा है
तो वह हस्तक्षेप कर सकता है। तो भारत का जो पंथ निरपेक्ष शब्द है वो एक अलग बात कहता है, जबकि धर्मनिरपेक्ष एक अलग बात करता है। वैसे भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, ये प्रस्तावना कहती है। आज की जो क्लास थी उस क्लास में आपको हमने बात करी हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। शायद ये शब्द आपको समझ में आए होंगे। आप बार बार इस वीडियो को देखें। आप इसी कंपटीशन में नहीं, अगले किसी भी कंपटीशन में जाएंगे, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप लोग बार बार ऐसी चीजों को रिपीट करेंगे तो आपका पॉलिटी के प्रति रुचि बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। और भी कोई आपके प्रश्न हैं और कोई इससे संबंधित कोई भी आपकी समस्याएं हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपको अगले वीडियो में उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आपने मुझे सुना, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।